हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी? मस्त एकदम। आज का हमारी टॉपिक कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, किसी भी करंट सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से किसी पॉइंट पी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो वही हमें क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, बैट-शॉर्ट्स लॉ पढ़ा था। बैट-शॉर्ट्स लॉ क्या कहती है? बैट-शॉर्ट्स ने बताया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर से किसी पॉइंट पी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होती थी, dB=μ0/4π आइडियल sin θ/r²। ठीक है, तो आज उसी का हमें एप्लीकेशन देखना है। किसका? बैट-शॉर्ट्स लॉ का। ये क्या है? एप्लीकेशन है। इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे आपको क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, वही हमें डिराइव करनी है। ठीक है, तो इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है ये हमारी। ठीक है, कुछ इस तरह का इमेजिन करिएगा आप। ये हमारी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऐसे नहीं रखी हुई, ये हमारी ऐसे है। ठीक है, 3D है तो इसलिए हम ऐसे ड्रॉ तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये ऐसे होती है। ठीक है, ये हमारी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होती है कुछ इस तरह की। ठीक, और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जैसे ये ब्लैक वाली पॉइंट पी है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी रखी हुई है। ठीक है, ये आपकी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऐसे नहीं रखी हुई है। डायग्राम में हम बनाते हैं 3D पिक्चर, तो ऐसे बनाना पड़ता है। ठीक, कुछ ऐसे रखा हुआ रहता है। ठीक, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होती है आपकी, और ये इस पॉइंट, ये मैंने ड्रॉ किया है, पॉइंट पी है, और ये क्या आपकी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। यानी इस पॉइंट पी पे, इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से इस पॉइंट पी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो वही हमें क्या करना है, डिराइव करना है। ठीक, तो चलिए डिराइव करते हैं। तो मान लेते हैं कि इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस a है, और इस सेंटर से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस कुछ x मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं x है। ठीक, ये क्या है, x है। कहाँ से? सेंटर से लेके इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस, जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसकी डिस्टेंस क्या माने, कंसीडर कर लिया x। ठीक, और इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में करंट यूँ जा रही है। ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो हमें क्या डिराइव करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक करंट एलिमेंट एज्यूम करते हैं कि एक करंट एलिमेंट होगा, छोटू सा dl। ठीक, सपोज करते हैं यहाँ पे क्या है, एक dl लेंथ की हमारी क्या है, करंट एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे dl जो एलिमेंट है वो क्या होगा, आउटवर्ड्स की तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो मान लेते कुछ यूँ है, बाहर की तरफ। ठीक, इसलिए एरो ऐसे बना रहे हैं। ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो एलिमेंट है वो क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक है, ये क्या है, बाहर की तरफ है dl। तो इसके डायमेट्री के लिए ऑपोजिट भी एक मान लेते हैं एलिमेंट dl डैश। ठीक, जो कि क्या है, dl डैश है। ये क्या होगा, इनसाइड, अंदर की तरफ होगा। ठीक, अब ये क्यों बोल रहे हैं बाहर की तरफ, आउटवर्ड, आउटसाइड? क्योंकि ये देखा जाए dl, तो ये मेरा कुछ इस तरह का होगा। तो इस पॉइंट P पे जो एलिमेंट वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, परपेंडिकुलर होगा, यूँ ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ठीक, अब ये क्या होगा, ये हमारी ऐसे है। ठीक, तो फिर यूँ करंट ऐसे आएगी, फिर यहाँ पे क्या होगी, एलिमेंट इनसाइड, अंदर की तरफ होगी। यहाँ पे क्या होंगे, हमारी एलिमेंट बाहर की तरफ होगी, फिर यूँ ऐसे आएगी ना करंट आपकी। तो इसलिए करंट एलिमेंट यहाँ पे क्या होगा, आउट नॉर्मली होगा, परपेंडिकुलर। फिर यूँ करंट एलिमेंट ऐसे आएगी, फिर यहाँ अंदर की तरफ होगा। यानी इस एलिमेंट, करंट एलिमेंट क्या होगा, अंदर की, इनसाइड की तरफ होगा, और ये क्या होगा, हमारा नॉर्मली परपेंडिकुलर होगा। इस तरफ आउटसाइड होगा, बाहर की तरफ होगा, फिर यूँ ऐसे आएगी, ऐसे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, फिर क्या होगी, यहाँ पे अंदर की तरफ होगी। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारी dl लेंथ की करंट एलिमेंट है। ठीक है, तो इससे इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बैट-शॉर्ट्स लॉ हम जानते हैं, यहीं पे डिराइव कर किया है, यहीं पे करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बैट-शॉर्ट्स लॉ, हम क्या जानते हैं, बैट-शॉर्ट्स लॉ हमें क्या बता कर गए हैं, dB=μ0/4π आइडियल sin θ/r²। ये हमें किसने बता कर गया है, बैट-शॉर्ट्स लॉ। ये पढ़े हैं ना हम सब, μ0/4π आइडियल sin θ/r²। ठीक, और इसकी वेक्टर फॉर्म क्या पढ़ा था हमने, dB = इसकी वेक्टर फॉर्म भी होती है, जो कि क्या होती है, μ0/4π I
डीएल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर बाई आर स्क्वायर। ओके, ये क्या थी हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ बैट-शॉर्ट्स लॉ है, और ये क्या है स्केलर फॉर्म म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो इस डीएल एलिमेंट है जो हमारी करंट एलिमेंट डीएल, इसके सेंटर से इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस हमने माना पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या होगी पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। क्या किया मैंने, इस करंट एलिमेंट की सेंटर से इस पॉइंट पी जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ एक मैंने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, जो कि क्या होती है आर इजकल टू क्या हो जाएगी हमारी, ये पोजीशन वेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए आप, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस है, और ये क्या है हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। तो अंडर रूट करोगे तो क्या मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर मिलेगा, यही मिलेगा आर पोजीशन वेक्टर। जो वेक्टर इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया है ना, डीएल एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट पी तक की जो पोजीशन वेक्टर मैंने कंसीडर किया है आर, वो क्या होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक। अब आती है एंगल की बात, थीटा क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पे जो डीएल है वो क्या है नॉर्मल इस तरह है, ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ, ठीक। क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है वो नॉर्मली है बाहर की तरफ है, फिर ये ऐसे करंट आपकी ऐसे जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, ऐसे जाएगी यूँ। यहाँ पे अंदर की तरफ है करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, यहाँ पे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है बाहर की तरफ है नॉर्मली। तो अब एंगल की बात की जाए, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच के एंगल क्या है, तो ये देखिए डीएल बाहर की तरफ है आपकी और ये आर है, ठीक। तो देखा जाए तो ये क्या है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, डीएल क्या है ऐसे देखिए बाहर की तरफ है यूं, और ये क्या है आर, ये क्या है आर। तो एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर आर क्या है थीटा 90 डिग्री, ये है ना 90 डिग्री, ये देखिए डीएल हुआ करंट एलिमेंट और ये आपकी पोजीशन वेक्टर। तो एंगल देखा जाए तो क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री है ना, आपस में देखिए परपेंडिकुलर है तो क्या है 90 डिग्री। तो हम यहाँ से ये देखने को मिला कि हमारी थीटा क्या है, थीटा यहाँ हमें मिली 90 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या है 90 डिग्री बिटवीन एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, जो हमारी एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है डीएल, और पोजीशन वेक्टर के बीच के एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए देखा जाए क्या मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो डी बी इजकल टू फॉर्मूला क्या होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल। अब यहाँ पे साइन थीटा आएगी, ठीक। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, अब थीटा एंगल बिटवीन मिल गया है, तो अब एंगल मिल गया है क्या डी एल और आर के बीच के एंगल क्या है 90 डिग्री है। डी एल यूँ था मेरा, आर यूँ था, तो साइन क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा बाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, साइन 90 1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक। ये आपको फर्स्ट मिली इक्वेशन। मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मिली ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, ये छोटू सी डीएल लेंथ के करंट एलिमेंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिली है आई डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक। इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड मिली ये मुझे, ठीक है। अब क्या है, अब इसकी डायरेक्शन की भी बात आती है क्योंकि ये क्या होता है हमारा वेक्टर होते हैं, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो होगी। तो डायरेक्शन के लिए हम यूज़ क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ ना करके ये हम यूज़ करेंगे वेक्टर, जो वेक्टर फॉर्म है बैट-शॉर्ट्स लॉ का, इससे हम इजीली मतलब डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो क्या है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में ही क्या होते हैं आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, तो डीएल जो आपकी ये क्या है डीएल है, डीएल क्या है बाहर की तरफ है, यानी कि डीएल मेरी कुछ यूँ है, ठीक है। डीएल क्या है आपकी बाहर की तरफ है, डीएल क्या है बाहर की तरफ कुछ यूँ है
ऐसे है ना डीएल, मैंने बोला है ना बाहर की तरफ डीएल, और आर कहाँ है, डीएल टू आर आपको क्या करना है, मूव करना है, 4 फिंगर को डीएल टू आर मूव करना है। और ये जो थंब हमें क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, ठीक। तो मैंने क्या किया, डीएल को, ये क्या है हमारी बाहर की तरफ, मैंने बोला है ना करंट एलिमेंट आपकी बाहर की तरफ होगी डीएल, ठीक। तो करंट एलिमेंट को यूं बाहर कर लिया, ठीक है, बाहर की तरफ है डीएल। अब क्या करेंगे, आर की तरफ मूव करेंगे, डीएल को आर से मिलाएंगे, तो डीएल मेरा यूं है और आर क्या है, आर देखिए तो ये है आर, ठीक। तो डीएल टू आर आप मूव करोगे तो ये जो थंब इंडिकेट क्या कर रहा है, उस साइड, यानी कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, इस साइड मिलेगी। एक बार फिर से, डीएल क्या है, करंट एलिमेंट बाहर की तरफ यूं, ऐसे डीएल है आपकी परपेंडिकुलर, ठीक। अब कहाँ मूव करना है, डीएल टू आर मूव करना है, तो डीएल टू आर मूव करोगे आप तो यूं जाओगे, ऐसे ऐसे मूव करोगे, तो ये देखिए पाम हमारे, ये सॉरी थंब कहाँ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक। यानी मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड क्या मिली मुझे, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ये क्या है, डीबी, कैसे निकाला समझे ना, वेक्टर फॉर्म की यूज़ करके मैंने निकाला है। डीएल टू आर हमें क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला, तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि जो डीएल है आपकी करंट एलिमेंट, वो क्या है, परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल है, तो बाहर की तरफ है, डीएल से आर की तरफ मूव करो, ये मेरी डीएल है और आर की तरफ मूव करो, ये थंब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, ये थंब, ठीक। डीएल से ऐसे आर की तरफ मूव किया, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन भी पता चल गई हमें। अब क्या करेंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट, इसके अपोजिट डायमेट्रिकली देखा जाए तो इस डीएल डैश से भी क्या होगी, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी बात की जाए अब डीबी, इसकी बात की जाए तो डीएल, अब इसके सेंटर से, इस करंट एलिमेंट के सेंटर से इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस मान लिया आर, ठीक है। डीएल से इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस क्या मान ली है मैंने, आर मान ली, ठीक। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया आर, जो कि क्या होगी, इसके इक्वल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल। ये आपकी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, ये एक्स हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो इसके ही इक्वल आएगी आर भी हमारी, ठीक। तो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाए कि इस करंट, इस एलिमेंट से, डीएल डैश के एलिमेंट से क्या मैग्नेटिक फील्ड में बनेगी आपकी इस पॉइंट पी पे, इस करंट एलिमेंट से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनी है, μ0/4 पाई डीएल स्क्वायर। अब इससे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, डीबी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगी आपकी, तो अब यहाँ पे थीटा की बात की जाए तो यहाँ पे थीटा कितना होगा इस करंट एलिमेंट में, तो एंगल बिटवीन क्या देखते हैं, करंट एलिमेंट और ये हमारा पोजीशन वेक्टर के बीच के क्या एंगल है, ठीक। तो अब देखा जाए तो मैंने बोला था क्या, यहाँ पे करंट एलिमेंट आपकी बाहर है और ये थी पोजीशन वेक्टर, कुछ इस तरह का था, करंट एलिमेंट बाहर थी, पोजीशन वेक्टर ये आर इस डायरेक्शन में तो ऐसे परपेंडिकुलर नॉर्मली मिला। अब ये ऐसे आगे आपकी करंट एलिमेंट फिर यूँ अंदर चले जाएंगे, ठीक। अब क्या है, ये अंदर की तरफ है, यानी ये क्या है, नॉर्मली है लेकिन अंदर की तरफ है, ठीक। तो ये अंदर की तरफ है और ये आर है, तो फिर देखा जाए तो फिर भी तो हमें परपेंडिकुलर ही मिल रहा है। इस कंडीशन में क्या था आपका, सिर्फ करंट एलिमेंट बाहर की तरफ नॉर्मली था और ये आर ऐसे था, ठीक। तो 90 डिग्री थीटा मिला। अब इस डायरेक्शन में भी क्या है, इस डायरेक्शन में भी हमें 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि आपकी नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है ये कौन, करंट एलिमेंट, किससे, पोजीशन वेक्टर से, लेकिन इनसाइड है ये करंट एलिमेंट, तो कुछ इस तरह का मिलेगा, ये अंदर की तरफ होगी आपकी और ये आर है। तो थीटा देखा जाए बिटवीन डीएल डैश और इस पोजीशन वेक्टर के बीच के तो 90 डिग्री यानी सेम थीटा मिलेगा, ठीक है। तो यानी साइन क्या मिलेगी, 90 डिग्री मिलेगी, ठीक। तो साइन 90 डिग्री मिलेगी बाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी आपकी डीबी इक्वल टू μ0/4 पाई आई डीएल। देखा जाए तो वही मैग्नेटिक फील्ड मिली है डीबी डैश, अगर इसको हम डीबी डैश बोलेंगे क्योंकि ये क्या थी, डीएल डैश थी, ये क्या है, डीएल डैश थी, तो डीबी डैश मिली, न्यू मैग्नेटिक फील्ड आई डीएल डैश बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो अगर इसकी मैग्नेट्यूड देखी जाए μ0/4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर,
और इसकी भी देखा जाए तो अगर हम कहते हैं हियर, अगर हमारी dl जो है dl डैश के इक्वल हो जाती है तो जो हमारी db होगी वो क्या होगी, db डैश के इक्वल हो जाएगी। अगर हमारी dl डैश इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि db इक्वल टू क्या होगी, हमारी db डैश। ठीक, तो इसकी भी क्या मैग्नीट्यूड मिली हमें, μ0/4 आई डी एल डैश बाई आर स्क्वायर, यही मैग्नेटिक फील्ड मिली है हमें। ठीक है, डीएल डैश की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड मिली है, आई डी एल। अगर हम इसको डीएल डैश को इक्वल कर देते हैं तो हमें क्या मिली, डी बी डैश इज इक्वल टू μ0/4 आई डी एल बाई आर स्क्वायर, यानी सेम मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड मिली है डीएल डैश से भी। ठीक, ओके, ये समझ में आया कि क्या मैग्नीट्यूड मिली, तो ये मिली इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से। अब इसकी डायरेक्शन की बात आती है, मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर लिया, अब डायरेक्शन की बात। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, तो डायरेक्शन वही वेक्टर का यूज़ करेंगे, डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो डीएल क्या है, अब देखा जाए डीएल, अब देखा जाए डीएल, तो अब हमारी डीएल क्या है, अंदर की तरफ है, यूँ इनसाइड है, अंदर की तरफ, तो राइट हैंड का ही यूज़ करेंगे। अब क्या है, डीएल अंदर की तरफ है और आर कहाँ है, इस साइड है, आर इधर है। तो अगर हम डीएल टू आर मूव करें तो मेरी ये थंब कहाँ जा रही है, इस साइड जा रही है। ठीक, ये आपकी अंदर की तरफ डीएल और डीएल टू आर मूव करना, और ये थंब कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में होगी डीबी आपकी। ठीक है, तो मैंने डीबी इस डीएल डैश की वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नीचे की तरफ डीबी है। ठीक, ये रही डीबी, समझ में आई ना। जैसे यहाँ पे क्या थी डायरेक्शन, डीएल हमारी बाहर की तरफ थी तो ये कुछ यूँ थी। ठीक, तो डीएल हमारी बाहर की तरफ थी ऐसे, तो डीएल टू आर मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गई। ठीक, अब डीएल क्या है, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है तो यूँ जाएगी डीएल, और डीएल टू आर मूव करेंगे, ये गई अंदर डीएल, और डीएल टू आर मूव किया तो ये क्या है, इधर नीचे की तरफ डीबी गई। ठीक, अब डायरेक्शन भी पता चल गया। अब इसका हम कंपोनेंट, तो अब क्या करेंगे, डीबी ये क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इनका क्या करेंगे, हम कंपोनेंट मेथड यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगी, सबको ऐड कर देंगे डीबी, तो हमें क्या हो जाएगा, पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या है, थीटा एंगल बनाएगी, अपन कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये क्या है, थीटा एंगल बनाएगी, ये क्या है, थीटा एंगल बनाएगी। ठीक है, जब ये थीटा बनाएगी तो ये क्या आपकी क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा है ना, ये थीटा है, ये पूरी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर पूरी कितनी है, 90, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी, ये थीटा को माइनस कर दो तो 90 माइनस थीटा जो हमारी रिमेनिंग बची, ये पूरी 90 है ना आपकी, तो थीटा माइनस कर दो तो 90 माइनस थीटा ही होगा। जब ये 90 माइनस थीटा है तो अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये पूरी कितनी है, ये पूरी है 90, तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपको ये क्या मिलेगी, थीटा मिलेगी। ये थीटा है आपकी, ये टोटल एंगल है 90, तो 90 माइनस थीटा ये हो गई, ये 90 माइनस क्या हो गई, थीटा, समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, 90 माइनस थीटा हो गई। अब ये टोटल कितना है, ये पूरी परपेंडिकुलर है ना आपस में, ये पोजीशन वेक्टर जो डायरेक्शन मिली ना मैग्नेटिक फील्ड की, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है हमारी। ठीक, तो ये क्या होगी, 90 माइनस थीटा, ये पूरी टोटल 90 है, तो ये रिमेनिंग क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा, यानी ये क्या हो जाएगी, मेरी थीटा हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, थीटा होगी। अब ऐसे ही सिमिलरली नीचे भी होगा, क्या होगा, ये हमारी थीटा है, अगर इसको मैंने थीटा मान लिया तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रिमेनिंग 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितनी है 90 डिग्री, तो ये क्या होगी 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा होगी तो ये क्या है, ये अब ये और ये परपेंडिकुलर है आपस में, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी, ये थीटा मिलेगी। ठीक, अब ये थीटा है, ये थीटा है, तो अपन जानते हैं थीटा जो कंपोनेंट अटैच होता है उसे हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। थीटा से जो अटैच्ड कंपोनेंट होता है उसे हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे,
थीटा से अटैच वाला कंपोनेंट क्या होती है हमेशा, कॉस थीटा, डी बी कॉस थीटा हो जाएगी ये भी क्या हो जाएगी नीचे वाली कंपोनेंट थीटा से अटैच्ड डी बी कॉस थीटा। ओके, ये डी बी कॉस थीटा, ये भी क्या होगी डी बी कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी हमारी डी बी साइन थीटा हो जाएगी, ये क्या होगी डी बी साइन थीटा होगी, ऊपर वाली की वजह से क्या होगी डी बी साइन थीटा। और एक नीचे वाली भी कंपोनेंट बनेगी थीटा से अटैच्ड, ये डी बी कॉस थीटा बनी, और इसकी एक और बनेगी डी बी साइन थीटा नीचे वाली की वजह से। समझ में आएगी ना, डी बी कॉस थीटा, थीटा से अटैच्ड कंपोनेंट हम कॉस थीटा लेते तो डी बी कॉस थीटा, फिर यूँ नीचे बनेंगी डी बी कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि अब देखा जाए तो ये हमारी डी बी कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है आपस में क्या है अपोजिट है एक दूसरे के, क्या और डायरेक्शन भी क्या है इनकी वर्टिकल, आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या हो नैलिफाई हो जाएंगे ना। ये डी बी कॉस थीटा ऊपर लगा रहे उतनी मैग्नीट्यूड, और इसकी भी क्या है डी बी कॉस थीटा, डी बी सेम है, कॉस थीटा अभी कैंसिल हो जाएंगे, दोनों क्या है आपस में नैलिफाई हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा किसी भी करंट एलिमेंट से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो हमेशा एक्सियल लाइन के थ्रू मिलेगी किसी भी करंट सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से। अब यहाँ पे भी एलिमेंट लेते कंसिडर करते हैं डीएल लेंथ की, तो उससे भी इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो एक्सिस के अलोंग मिलती है, ठीक है। यानी कि इस सेंटर, इस सर्कुलर करंट कैरिंग के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती। आप जो भी लोगे तो हमेशा डी बी साइन थीटा क्या होंगे आपस में यही मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक। और ये तो हमेशा कट जाएंगे, डी बी कॉस थीटा हमेशा नैलिफाई होते जाएंगे, ठीक। तो हमने कंपोनेंट भी बना लिया, अब चलिए हम क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे इनको। तो बेसिकली क्या मिलेगा, डी बी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको होल इस पूरे करंट कैरिंग लूप से क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो पता चल जाएगी हमें, ठीक है। तो ये क्या था हमारे डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, ये तो मैंने लिखा था फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बायट-शॉर्ट्स लॉ समझाने के लिए कि ये हमने पढ़ चुका है, ठीक। तो यहीं पे डिराइव कर देते हैं, नहीं यहाँ पे करते हैं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, सिंपली बी इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस करंट कैरिंग लूप से, तो अपन देखें क्या मिला हमें, डी बी साइन थीटा मिली है, यही नहीं मिली है डी बी साइन थीटा ही तो मिली है, क्योंकि डी बी कॉस थीटा तो नैलिफाई हो जाएंगे आपस में। तो बी इक्वल टू डी बी साइन थीटा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा कि बी इक्वल टू डी बी साइन थीटा बाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये तो होगी डी बी की वैल्यू, यही नहीं अपन निकाला है ना, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही है ना साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक। और आपकी साइन थीटा क्या है, अब साइन थीटा क्या है आपकी, तो साइन क्या है एंगल क्या होगी साइन थीटा की, हाँ तो ये क्या हो जाएगी साइन थीटा हम जानते क्या होता है हमारे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर देखा जाए तो ये हमारी परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। फॉर्मूला क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं डी बी डैश, तो उसके इक्वल, तो ये क्या हो जाएगी हमारी साइन थीटा होगी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा क्या हो जाएगी हमारी साइन थीटा हो जाएगी हाँ साइन थीटा ये है ना, तो ये रही हमारी हाइपोटेनियस, ये रही परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ए बाई आर हो जाएगी, ये ए बाई आर। साइन थीटा क्या होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो वही क्या हो जाएगी ए बाई आर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम सब, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये थीटा क्या थी, थीटा थी 90 डिग्री, तो आइडियल साइन थीटा हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अपन डी बी तो पहले ही निकाल चुके हैं ना। क्या थी हमारी डी बी की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। चाहे इस करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, चाहे इस करंट एलिमेंट से, तो डी एल डैश को अगर हम अपन ने यहाँ पे क्या कहते हैं डी एल इज इक्वल टू डी एल डैश, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हम सबको मिली इक्वली में होगी ना, क्योंकि डी एल जब डी एल डैश के इक्वल हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ये मिलेगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। तो ये डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, ये साइन थीटा ए बाई आर हो गई, ठीक।
अब इसमें से जो बाहर निकल रहे हैं उसको टर्म को बाहर ले लेंगे कांस्टेंट, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई तो पहले ही कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगी। आई भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इस करंट कैरिंग लूप में जो आई है वो क्या होगी, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, सेम करंट फ्लो हो रही है, तो आई बाहर निकल गई। और आपकी ए भी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और आर स्क्वायर भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, आर स्क्वायर। एक्चुअली ये आर क्यूब हो जाएगी ना, ये आर और ये आर स्क्वायर, तो क्या होगी, आर क्यूब हो जाएगी, यानी सिर्फ डीएल इंटीग्रेट होगा, सारे कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर क्यूब, ये सॉरी आई डी एल नहीं होगा, और ए बाई आर क्यूब, ये सारे टर्म डीएल को छोड़ के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएंगे। डीएल को सिर्फ हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगी हमें, यहीं पे करते हैं, ठीक। बी इक्वल टू क्या मिलेगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए बाई आर क्यूब। अब इसको डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या है, इसकी सरकमफेरेंस ही क्या हो जाएंगे, सरकमफेरेंस इसकी क्या होगी, सर्कुलर है तो 2 पाई रेडियस ए, सरकमफेरेंस अपन पढ़े हैं ना, सी इक्वल टू क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है। तो ये ए आर क्या है, ए के इक्वल, तो 2 पाई ए हम कंसीडर करेंगे, तो इसकी सरकमफेरेंस लेंथ क्या है इसकी, तो 2 पाई ए है, तो ये क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई, अरे सॉरी 2 पाई ए हो जाएगी ना, सिर्फ 2 पाई ए इंटीग्रेट कर देंगे डीएल को, तो क्या मिलेगी हमें, 2 पाई ए मिलेगी, ठीक। तो अब देखिए ये डीएल को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये देखिए इंटीग्रेशन है और ये डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, जो बचती है वो क्या होती है, एल, तो सिर्फ एल बची। एल क्या है, सरकमफेरेंस है इसकी, ठीक है, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी 2 पाई ए, ठीक है। डीएल का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई ए मिलेगी, ठीक है। अब क्या है 2 पाई ए और ये 4 पाई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 टाइम्स, ठीक। तो क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हमें म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, ये बेसिकली क्या मिलेगी मुझे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, बेसिकली यही अभी से हमारा डिराइव हुआ मैग्नेटिक फील्ड। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, ठीक है। ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनी है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्या बनी है, म्यू नॉट, अरे ये तो सेंटर का दिया है यार, दिया होगा जरूर, हाँ बिल्कुल सही है। बी इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, ठीक। अगर यहाँ तक भी आप करते हैं फिर भी सही है, अगर आप आर की वैल्यू रख देते हो तब और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर आप आर की वैल्यू क्या थी हमारी, आर की वैल्यू थी अंडर रूट, ये आर की वैल्यू थी, आर इक्वल टू क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप आर की वैल्यू रखोगे, जैसे कि हमारी आर क्यूब थी ना, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या है, क्यूब हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, आप रूट की वैल्यू जानते हो क्या होती है 1/2, तो ये हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो ये है 1/2 और ये आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल क्यूब है ना, ये क्या है, होल क्यूब है। तो आप करोगे तो क्या मिलेगी आपको, 1/2 ऑलरेडी है ये, तो पावर क्या ऐड हो, यानी कि क्या मिलेगी मुझे 3/2 मिलेगी, ठीक। अगर आप r की वैल्यू की जगह इसको रख देते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब ये क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, पहले मतलब इसका क्यूब हो जाएगा, और ये क्या है 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 3/2 हो जाएगी। जैसे कहने का अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, फाइनली ये मिलेगा आपको आई ए स्क्वायर बाई 2। अब आर क्यूब की जगह क्या मिलेगा, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
3/2 ये मिली आपको मैग्नेटिक फील्ड। बी इजिकल टू म्यू नॉट, अगर आप आर की जगह एक्स √x² प्लस a² रखते हो तो क्या मिलेगी 3/2, क्योंकि ये क्यूब है और पहले से अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, तो ये क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगी 3/2 मिलेगी। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी। ठीक है, तो फाइनली क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P ड्यू टू करंट, इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P, ठीक है, एट अ डिस्टेंस x, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। यहाँ तक भी करते हैं फिर भी सही है, अगर ये कर देते तो और अच्छा है, x² प्लस a² 3/2। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है ना भाई। हाँ दिख रहा है। b इजिकल टू म्यू नॉट बाई 4π, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, गंदा सा लग रहा है, जगह नहीं ना है इसलिए। dB फाइनली अगर r की वैल्यू की जगह √x² प्लस a² लिखते हैं तो उस कंडीशन में हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, b इजिकल टू आपको मिलेगी म्यू नॉट I a² बाई क्या मिलेगी 2x² प्लस a² की पावर क्या मिलेगी 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेंगे। यहाँ तक भी करते हैं फिर भी सही है, लेकिन क्या पता एग्जामिनर नंबर काट ले, तो r की वैल्यू पुट कर दो √x² प्लस a², तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x² प्लस a² की पावर 1/2। अपन जानते हैं ना रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है उसकी पावर, तो 1/2 पावर रख दीजिए, तो 1/2 और ये क्या है क्यूब, उसका क्यूब करना है तो क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 3 करिए तो 3/2 हो जाएगी। ये फाइनली आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। ठीक, ये अपन को मैग्नेटिक फील्ड मिली। अब इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं क्या, तो अगर आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बनाइए, अगर सेंटर पे पूछ ले इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से इस सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो x की वैल्यू को 0 कर दीजिए आप, तो सेंटर पे मिल जाएगी क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इसके भी बहुत सारे केस आते हैं तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम फोटो ले लेते हैं। तो चलिए कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। तो फाइनली हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या मिली थी इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से, तो म्यू नॉट I² 2 और ये अंडर ब्रैकेट x² प्लस a² टू द पावर 3/2 मिली है। ठीक है, तो अगर हम एट द सेंटर ऑफ इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की बात करें तो उससे क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो x की वैल्यू को 0 रख दीजिए यहाँ पर, तो फाइनली क्या मिलेगी एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मिल जाएगी हमें। तो क्या मिलेगी हमें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप से एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, तो चलिए देखते हैं। तो dB इक्वल टू क्या, मैंने बोला है कि x की वैल्यू को आप 0 कर दो तो बेसिकली सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल जाएगी। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगी म्यू नॉट I/a² 2, x की वैल्यू 0 रख दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगी a² टू द पावर 3/2, तो a³ हो जाएगी ये। और ये क्या है आप देखिए ऊपर, तो म्यू नॉट बाई डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं, तो a² है और ये नीचे क्या है a³, तो a² कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नीचे क्या बनेगी a, आपस में कट पीट के a² है बाई a³, तो a² पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा a³। ठीक, तो फाइनली एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी म्यू नॉट I/2a। ठीक, ये आपको सेंटर पे मिलती है। ठीक,
अगर आपकी n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो उस केस में क्या मैग्नेटिक मिलेगी, फॉर n टर्न्स ऑफ कॉइल। अगर आप ये जो करंट इस सर्कुलर लूप में, करंट कैरिंग लूप में जो करंट मूव कर रही है, तो n अगर n टर्न्स लेती है उससे क्या मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तो dP इक्वल टू क्या होगी, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर n टर्न्स ऑफ कॉइल। अगर आपकी कॉइल्स n टर्न्स मूव करती है, फॉर n टर्न्स ऑफ कॉइल क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, dB इक्वल टू म्यू नॉट n से मल्टीप्लाई हो जाएगी, n म्यू नॉट I बाई 2a। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ये मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी n टर्न्स लेती तो n से मल्टीप्लाई कर दी तो बेसिकली ये मिलेगी। ठीक है, तो यही मेरा मेन फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, ये B इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर बाई, यही एग्जामिनेशन में पूछते हैं डिराइव करने के लिए। ठीक है, होप तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप दोबारा से वीडियो को देखोगे तो मतलब अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक, बेसिकली क्या है इसमें डायरेक्शन थोड़ा समझ में दिक्कत होती है क्योंकि 3D एनिमेशन होता है इसलिए। ठीक है, तो होप तो अच्छे समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।